इस वीडियो में जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी उनमें सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य काल के बाद के अंधकार युग, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इस अंधकार युग को भरने के लिए कौन कौन से वंश का उदय होता है। उसके बाद गुप्त काल की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद गुप्त शासक और उनका कालक्रम देखेंगे। फिर डिटेल से उन्हें पढ़ेंगे, उनके शासकों और उनके कालक्रम को, जो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे और फिर समुद्रगुप्त और उसके विजय अभियानों के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि उसने इन विजय अभियानों के दौरान कौन कौन सी नीतियों का अनुपालन किया या कौन कौन सी नीतियां लगाई। और अंत में इन शासकों के कालक्रम से होते हुए हम लोग सुदर्शन झील के इतिहास को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त काल का परिचय या गुप्त काल की उत्पत्ति को जानने से पहले हमें थोड़ा इतिहास में पीछे की ओर चलना होगा और देखना होगा कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत की स्थिति मौर्य वंश के पतन के बाद जो बनती है उसमें भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो जाती है और भारत का राजनीतिक विघटन हो जाता है। इन दोनों घटनाओं का ये परिणाम होता है कि स्थानीय राजवंशों का उदय होता है और भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। स्थानीय राजवंशों में हमने पहले भी पढ़ा कि शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश अपना अपना राज्य, स्वतंत्र राज्य उदय करते हैं और कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी इस दौरान आते हैं मौर्य वंश के पतन के बाद, जिनमें हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण शामिल होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें भारत के मैप को समझना होगा कि मौर्य कालीन भारत का मैप कैसा था और मौर्य वंश के पतन के बाद भारत की स्थिति क्या थी। तो एक साइड आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है ये उस दौरान मौर्य काल के दौरान का मैप था जब मौर्य वंश का शासन था भारत पर। मौर्य वंश ने भारत को एक अखंड रूप प्रदान किया था और एक छत्र राज किया था और लगभग पूरे भारत पर ही मौर्य वंश का शासन था। लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद भारत की जो स्थिति बनती है उसमें कई सैकड़ों छोटे छोटे राज्य उत्पन्न होते हैं और कई छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बढ़ जाता है, जिनमें उत्तर में कुषाण वंश आता है, पूर्व में शुंग वंश आता है, दक्षिण में वाकाटक वंश, फिर सातवाहन वंश भी अपना क्षेत्र स्थापित करता है। तो इस तरह से फिर विदेशी आक्रमणकारी भी आते हैं, जिनमें सौराष्ट्र के आसपास पश्चिमी क्षत्रप, जिन्हें शक कहा गया, वह भी अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो इस तरह से भारत पर कई बाहरी शक्तियां और स्थानीय राजवंशों का अपना अपना स्वतंत्र क्षेत्र हो जाता है और भारत के कई टुकड़े हो जाते हैं। अब अंधकार युग को समझते हैं। अंधकार युग या राजनीतिक विघटन का युग इसे क्यों कहा गया। इन वंशों में जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा कि शुंग, सातवाहन और कुषाण वंश कुछ समय तक भारत के कुछ भागों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल होते हैं और भारत की संस्कृति और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, परंतु मौर्यों की तरह भारत पर एक छत्र राज नहीं कर पाते या अखंड भारत का निर्माण नहीं कर पाते। और लगभग 250 के आसपास आते आते कुषाण वंश का भी पतन हो जाता है और एक नए वंश का उदय होता है जिसे गुप्त वंश कहा गया। मौर्य वंश के पतन के बाद लगभग 185 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक के काल को अंधकार युग कहा गया, क्योंकि इस काल में जो भी वंश आया वह मौर्यों की तरह अखंड भारत का निर्माण नहीं कर पाया और कुछ समय तक ही भारत के कुछ हिस्सों पर ही राज कर पाया। इसी काल को राजनीतिक विघटन का युग भी कहा गया, क्योंकि एक शक्ति दूसरी शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करती है और साथ ही भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि शक आते हैं, शक फिर भारत के कई जगह पर अंदरूनी हिस्सों में भी हमला करते हैं। फिर कुषाण आते हैं, कुषाण शकों की शक्ति को समाप्त करते हैं। इस तरह से कई छोटे छोटे वंश आपस में लड़ते हैं, इसीलिए इसे राजनीतिक विघटन का युग भी कहा गया। इसी विघटन या इसी अंधकार युग को भरने के लिए भारत के 3 भागों में 3 राजवंशों का उदय होता है। पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय होता है, पश्चिमी भारत में नाग वंश का उदय होता है, जहाँ पर शक अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, उसी के आसपास नाग वंश का उदय होता है, और दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का उदय होता है। अब देखते हैं गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। हमें कैसे पता लगता है कि गुप्त वंश भी किसी समय पर था। या इतिहास की किसी भी जानकारी को जानने के 2 स्रोतों को प्रमुख स्रोत माना जाता है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें धार्मिक साहित्य, धार्मेतर साहित्य और विदेशी साहित्यों से जानकारी प्राप्त की जाती है। अब गुप्त वंश को जानने का सबसे अच्छा स्रोत थे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों में वैदिक साहित्य हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, जिनमें पुराण शामिल हैं। फिर जैन साहित्यों से भी हमें जानकारी मिलती है और बौद्ध साहित्य जिसमें मंजूश्री,
मूल कल्प है, उससे भी जानकारी मिलती है। उसमें भी गुप्त वंश की जानकारी के बारे में लिखा गया है। धार्मेतर साहित्य, दूसरा साहित्य है धार्मेतर साहित्य, जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है। यह साहित्य किसी धर्म से संबंधित नहीं होते, बल्कि इन साहित्यों में किसी राजा की जीवनी, कथा, समाज और राज्य के बारे में लिखा होता है। जैसे विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की कहानी, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम और मालविक अग्निमित्र से भी हमें गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। कुछ विदेशी यात्री आते हैं जो भारत में यात्रा करते हैं और अपनी कुछ पुस्तकों में गुप्त वंश के बारे में लिखते हैं। उनसे भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त वंश ने किस तरह से भारत पर राज किया और उनके राज्य में क्या स्थिति। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों से हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें गुप्त वंश के बारे में लिखा हुआ है। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इनके बारे में लिखा हुआ है, इनकी विजय अभियानों और क्या क्या नीतियाँ लगाई गई अपने क्षेत्र के अंदर, उसके बारे में भी सूचनाएं मिलती हैं। उसके बाद एरन अभिलेख होता है, महरौली का स्तंभ लेख है। उसके बाद सिक्कों और मोहरों से भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों की जो प्राप्ति हुई है, गुप्तकालीन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान से भी प्राप्त हुए हैं कुछ सिक्के, जो राजस्थान के बयाना से काफ़ी मात्रा में गुप्त वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि गुप्त वंश का जो शासन था वो राजस्थान तक भी फैला हुआ था। उसके बाद जो ज़्यादातर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं गुप्त वंश के काल की, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो स्वर्ण मुद्राएं ही प्राप्त हुई हैं। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया उस समय, और चांदी और मिट्टी की मोहरें भी इन्हीं स्थानों से ही प्राप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुप्त शासक और उनका कालक्रम। गुप्त शासकों में सबसे पहले श्रीगुप्त आता है, फिर उसके बाद घटोत्कच, फिर घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम और फिर चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त राज करता है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर उसके बाद कुमार गुप्त, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा गया, और उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। और बाद में भी स्कंदगुप्त के बाद कई और राजा भी आते हैं गुप्त वंश के, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। आज हम इन्हीं पे ही डिस्कस करेंगे, आज इन्हीं के बारे में ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं श्रीगुप्त। जैसा कि हमने देखा 250 ईस्वी के आसपास आते आते कुषाणों का भी पतन हो जाता है, और कुषाण वंश के बाद पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति गुप्त वंश की स्थापना करता है। यह कुषाणों का सामंत था। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में इसी श्रीगुप्त को आदिराज नाम से जाना गया। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में गुप्त वंश की स्थापना करता है, इसीलिए श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया। 280 ईस्वी के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घटोत्कच आता है, इसका पुत्र, जो 280 से 319 तक राज करता है, 319 ईस्वी तक राज करता है। यह महाराजा की उपाधि धारण करता है और इसका राज्य मगध के आसपास तक ही सीमित था, यानी पाटलिपुत्र के आसपास तक ही सीमित। 319 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से 335 ईस्वी तक राज करता है, राजगद्दी संभालता है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया? क्योंकि वह अपने राज्य की सीमा का कुछ थोड़ा विस्तार करता है और गुप्त वंश को एक आधार प्रदान करता है, जिससे गुप्त वंश की नींव डलती है, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया। यह भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। पुराणों तथा हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। इसी कारण से ही इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह। लिच्छवी उस समय नेपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर राज किया करते थे और एक लुटेरा जाति होती और काफी लूट मार करने वाली जाति थी। चंद्रगुप्त प्रथम इनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करता है। लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त के राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया जाता है, यानी लिच्छवियों के द्वारा काफी मात्रा में उसे धन दिया जाता है, जिससे उसका राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बन जाता है। विवाह की स्मृति में वह राजा रानी प्रकार के सिक्कों को चलाता, यानी जो धन उसे मिलता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है, उससे वह सोने के सिक्के जारी करता है, जिस पर कुमार देवी और अपना चित्र अंकित करवाता है और उसको नाम देता है राजा रानी, यानी राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी। यही वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था जो गुप्त संवत की शुरुआत करता है। इस सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इस सब की जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। थोड़ा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में भी हम जान लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इस वंश के यानी गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त, जिसको हम आगे देखेंगे, उसका एक दरबारी कवि था,
यानी उसके दरबार में कवि रहता था हरिसेन। उसने अशोक के एक लेख पर, यानी अशोक ने एक लेख कौशाम्बी में एक अभिलेख बनवाया था, जिसको यह प्रयाग में लेकर आता है और उस पर यह सब बातें लिखता है। इसी से ही इनके इतिहास के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया। जैसे मैंने पहले अभी बताया ना आपको कि इस लेख को कौशाम्बी से प्रयाग में लाया जाता है। वो लाने वाला कौन सा शासक होता है? वो होता है समुद्रगुप्त। इसी लेख पर इतिहासकारों को भारतवर्ष शब्द सबसे पहले लिखा हुआ मिलता है। यानी भारतवर्ष शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है इतिहासकारों को, वो इसी अभिलेख पर मिलता है। और इसी अभिलेख पर मुगलकालीन राजा जहांगीर और बीरबल का वर्णन भी मिलता है। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजा बनता है और राजगद्दी पर बैठता है। इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। और अभिलेखों में समुद्रगुप्त को लिच्छवियों का दोहिता बताया गया। और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें उसकी विजयों की विस्तृत श्रृंखला की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम पहले ही इस वीडियो में देख चुके हैं। यह बड़ा ही प्रतापी राजा होता है और इसकी विजय और इसकी विजय अभियानों के बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं। इसके विजय अभियानों को समझने से पहले हमें थोड़ा ये जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि समुद्रगुप्त जब राजा बनता है तो उस समय भारत की स्थिति क्या होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आर्यव्रत है। उत्तर भारत में आर्यव्रत के राजाओं का राज था, यानी इस क्षेत्र को आर्यव्रत क्षेत्र कहा गया। उसके बाद नेपाल की साइड पर आप देख सकते हैं लिच्छवियों का राज था। इन्हीं लिच्छवियों का दोहिता कहा गया समुद्रगुप्त को। उसके बाद इस क्षेत्र को आंटविक प्रदेश कहा गया। इस क्षेत्र में 18 राजा राज करते थे और नीचे का जो क्षेत्र था उसे दक्षिणावृत प्रदेश कहा गया। दक्षिण पश्चिम में वाकाटक वंश का राज था और भारत की सीमाओं उत्तर पश्चिमी सीमाओं के पास के क्षेत्र को वक्ष प्रदेश कहा गया। इस मैप को आप अच्छी तरह समझ लें, तभी आपको समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में आगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त को प्रतापी और महान राजा क्यों कहा गया। असलियत में समुद्रगुप्त को महान राजा इसीलिए कहा गया क्योंकि इसी के काल में, यानी इसी के द्वारा भारत फिर से एक अखंड रूप लेगा और भारत में एक छत्र राज स्थापित होगा। और यही गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान शासक कहलाता है। इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विजय अभियान शुरू करता है आर्यवृत्त के 9 राजाओं पर। उन पर आक्रमण करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। उन पर विजय प्राप्त करने के बाद उन 9 राजाओं पर प्रसबोधरण नीति लागू करता है। और इन राजाओं में सबसे पहला जो आक्रमण करता है वो अच्युत नामक राजा को पराजित करता है। यानी अच्युत नामक राजा पर आक्रमण करता है और उसे पराजित करता है। फिर उसके बाद बाकी बचे 8 राज्यों पर आक्रमण करता है। इन 9 राजाओं पर प्रसबोधरण नीति लागू करता है, जिसका मतलब होता है बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लेना। यानी इन राज्यों को जीतता है और बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लेता है। इसे ही राज्य प्रसबोधरण नीति कहा गया, यानी राज्य का विस्तार करता है। दूसरा अभियान आंटविक प्रदेश के 18 राजाओं पर चलाता है और प्रचारीकरण नीति लागू करता है। प्रचारीकरण नीति के अनुसार जो राजा समुद्रगुप्त से पराजित होता है उसे उसका सेवक बनना होता है। यानी वह राजा समुद्रगुप्त का सेवक बनता है और उसके राजमहल में उसकी सेवा करता है। इस नीति का पालन उसने आंटविक प्रदेश के राजाओं के साथ किया। तीसरा आक्रमण दक्षिणावृत्त के 12 राजाओं पर चलाता है। यानी 12 राजाओं पर आक्रमण करता है और उन पर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति लागू करता है। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति क्या है? इससे तात्पर्य है कि राज्यों को जीतकर पुराने शासकों को ही लौटा देता है। लेकिन दक्षिण पर जब आक्रमण करता है तो वहाँ भारी मात्रा में लूटमार करता है। उसकी सेनाएं लूटमार करती हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में धन लूटकर अपने राज्य में ले जाते हैं। जब उन राजाओं से धन लूट लिया जाता है वो एक किस्म से खाली हो जाते हैं, तो वह उन राजाओं को उनका राज्य वापस कर देता है। क्योंकि अगर वो उन राजाओं को उनका राज्य वापस नहीं करता तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है जिसे संभालना काफ़ी कठिन काम हो जाएगा। तो इसीलिए वह उन राजाओं को उनका क्षेत्र वापस कर देता है, लेकिन कुछ कर भी लगाता है उनके ऊपर, जिनका भुगतान वो पराजित राजा समय समय पर समुद्रगुप्त को करते हैं। यानी तीसरा विजय अभियान दक्षिणावृत्त के 12 राजाओं पर चलाता है। चौथा विजय अभियान इसका उत्तर पश्चिमी भारत के सीमावर्ती राजाओं पर चलता है। सीमावर्ती राजाओं में कुछ ऐसे भी गणराज्य थे जो वहां पर अपना स्वतंत्र शासन चलाते थे। उन्हें जीतकर उन पर एक नीति लागू करता है, कर दान आज्ञाकरण प्रमाण गमन नीति लागू करता है। इस नीति के अनुसार उनके भी राज्य उनको लौटा दिए जाते हैं। यानी वो उन राज्यों को जीतकर
वापस उन्हीं राजाओं को लौटा दिए जाते हैं जिनके पहले ये राज्य थे। उनको यह कहा जाता है कि तुम्हें समय समय पर कर और दान देना होगा और समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करना होगा। इसके अलावा शासकों को समुद्रगुप्त के पास अभिवादन हेतु भी आना होगा, यानी समय समय पर आकर उसके दरबार में सलाम ठोकना होगा। तो इसी को कहा गया कर दान आज्ञाकरण प्रमाण गमन नीति। पांचवा जो उसका विजय अभियान होता है वह होता है विदेशी शासकों पर। कुछ विदेशी शासकों जो उसकी सीमा के आसपास लगते हैं उन पर भी आक्रमण करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने के कारण उन पर भी एक नीति लागू करता है जिसका नाम है आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत्मदंडस्व, विषय मुक्ति शासन याचना नीति। थोड़ा कठिन है पर आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नीति लागू करता है। इस नीति के अनुसार जो शासक समुद्रगुप्त से हारता है उसके समक्ष समर्पण करता है और कुछ राजा अपनी पुत्रियों का यानी अपनी कन्याओं का विवाह समुद्रगुप्त से करते हैं। इसीलिए इस नीति को आत्मनिवेदन, कन्योपायन, कन्या शब्द आया ना तो कन्योपायन, गरुत्मदंडस्व, विषय मुक्ति शासन याचना नीति कहा गया। इतने बड़े विजय अभियानों और इतनी विजय प्राप्त करने के बाद एक इतिहासकार होते हैं विंसेंट स्मिथ, वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि देते हैं, यानी इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं और इसी से ही वह इतिहास में प्रचलित होता है। उसके बाद अपने विजय अभियानों को पूरा करने के बाद समुद्रगुप्त अश्वमेघ यज्ञ करवाता है और अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण करता है और अश्वमेघ प्रकार के सिक्के जारी करता है और उस पर अश्वमेघ पराक्रम अंकित करवाता है। जो साइड में आप देख सकते हैं अश्व के आकार के चित्र इसके सिक्कों पर दिखाई देता है। समुद्रगुप्त एक कला प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त राजा के साथ साथ कला प्रेमी भी था। उसे कविराज की संज्ञा भी दी गई। ऐसा अनुमान उसकी वीणा बजाती हुई चित्र वाली मुद्रा से लगाया गया और कला का केंद्र प्रयागराज को ही बनाया। काफी महत्वपूर्ण सिक्का है ये और काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। वीणा बजाते हुए इसके चित्र वाला सिक्का देखा जा सकता है। इसके अलावा इन 2 सिक्कों के अलावा समुद्रगुप्त 4 तरह के सिक्के और जारी करता है, यानी कुल 6 तरह के सिक्के जारी करता है। समुद्रगुप्त 6 प्रकार के सिक्के जारी करता है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो राजस्थान के बयाना से, बनारस से, जौनपुर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। इनमें गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्र, निहंता और वीणा से अंकित मुद्राएं उल्लेखनीय हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ये है, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ बनाने हेतु आज्ञा मांगी और समुद्रगुप्त के द्वारा यह अनुमति दे दी गई। उसके पश्चात वहां पर बौद्ध मठ का निर्माण शुरू होता है। 375 ईस्वी के आसपास समुद्रगुप्त की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है। लेकिन ये जो 5 साल का गैप था इसमें एक और राजा का पता चलता है, रामगुप्त, जो एक कमजोर शासक था वह गुप्त वंश का राजा बनता है। इसका पता कहाँ से चलता है तो इसका पता विशाख दत्त द्वारा एक नाटक बनाया जाता है जिसे देवी चंद्रगुप्तम नाटक कहा गया। उसमें रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे भी रामगुप्त के राजा होने का प्रमाण मिलता है। तो चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। 380 ईस्वी में राजा बनता है और अपने पिता समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों से देवगुप्त और देवराज अन्य नाम प्रतीत होते हैं। अभिलेखों तथा मुद्रा लेखों से उसकी विभिन्न उपाधियां जैसे महाराजाधिराज, परम भागवत, श्री विक्रम तथा विक्रमादित्य आदि का पता चलता है। यह भी अपने राज्य का विस्तार करता है, यानी अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह ही एक पराक्रमी राजा होता है और अपने राज्य का विस्तार करता है। और जो इसका प्रमुख एक सैनिक अभियान था वो था सौराष्ट्र में जो शक अपना क्षेत्र स्थापित करते हैं उन पर आक्रमण करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। और इसी विजय को दिल्ली के महरौली में एक लौह स्तंभ बनवाकर अपनी विजय का वर्णन अंकित करवाता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा दिल्ली के लौह स्तंभ, जो महरौली का लौह स्तंभ है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह लौह स्तंभ वर्तमान में दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है, यानी कुतुब मीनार की जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल पास में ही यह लौह स्तंभ खड़ा है। इस लौह स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर के आसपास है और जो उसका व्यास है वो 4.5 फीट के औसतन व्यास का यह स्तंभ है। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में चंद्र नाम और उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इससे ही पता लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही इस स्तंभ को बनवाया होगा। और लगभग 98% इस्पात से बने इस लौह स्तंभ पर आज भी जंग नहीं लगा। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे शकारी कहा जाता है और शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकों का क्षेत्र था अब वो उसका क्षेत्र होता है, उसके और वाकाटक वंश के क्षेत्र के पास एक उज्जैनी नामक स्थान पड़ता है, उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। यह अपनी पुत्री
प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करता है। इसी मैप में हम देख सकते हैं कि इस जगह पर वो अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र था वह शकों पर जो विजय प्राप्त करता है उसके क्षेत्र और वाकाटक वंश के क्षेत्र के पास था यह क्षेत्र, जिसको दूसरी राजधानी बनाता है उज्जैनी को। दूसरा कारण था इस जगह पर दूसरी राजधानी बनाने का, क्योंकि वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और अपनी पुत्री यानी उसकी पुत्री इस वंश का राज संभालती है। वो राज चंद्रगुप्त द्वितीय की देखरेख में ही संभालती है, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का ही राज होता है। इसीलिए उसके पास, उसी के क्षेत्र के पास वह अपनी राजधानी बनाता है। इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आता है, जो भारत में 399 से 411 ईस्वी तक रहता है और अपनी पुस्तक फो कवा की में चंद्रगुप्त के साम्राज्य और उस समय के समाज का विस्तृत वर्णन करता है। सम्राट विक्रमादित्य काफी समझदार राजा था और अपने दरबार में 9 नवरत्नों को रखता है, जिनमें अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, वरामिहिर और वररुचि, धनवंतरी, क्षपणक आदि 9 नवरत्न हुए, जिन्होंने इतिहास में काफी नाम कमाया। इन 9 नवरत्नों में ही उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि और गणित के विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। ऐसा माना जाता है कि नवरत्न रखने की जो परंपरा थी वो विक्रमादित्य ने ही शुरू की। फिर उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा गया, 415 ईस्वी में शासन की बागडोर संभालता है और राजगद्दी पर बैठता है। इसके अभिलेखों और मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने भी कई उपाधियां धारण की, जैसे महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र, महेंद्रा दिव्य आदि। यह गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक था जो मयूर आकृति की रजत मुद्राएं चलाता है। और इसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसी के काल में ही मध्य एशिया की एक लुटेरा जनजाति होती है हूण, भारत पर पहला आक्रमण करते हैं और कुमार गुप्त के काल में ही यह आक्रमण होता है। और कुमार गुप्त इस आक्रमण को विफल करने के लिए अपने पुत्र सकंद गुप्त को हूणों से मुकाबले के लिए भेजता है और सकंद गुप्त हूणों को पराजित कर देता है। इस राजा के इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक आता है वो आता है सकंद गुप्त। 455 ईस्वी में राजा बनता है। इसके भी सिर्फ 2 ही पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा जो पहला पॉइंट है, हमने देखा हूणों पर विजय प्राप्त करता है, यानी मध्य एशिया की जो लुटेरा जाति होती है वो भारत पर आक्रमण करती है और इसका पिता इसे उस आक्रमण को विफल करने के लिए भेजता है और यह हूणों को पराजित करता है और हूणों पर विजय प्राप्त करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस राजा से संबंधित सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। यह इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जिसमें सुदर्शन झील का बांध टूट जाता है और उसी बांध को बनवाता है। सुदर्शन झील के इतिहास को देख लेते हैं थोड़ा। सुदर्शन झील के इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इसके इतिहास को भी समझ लेते हैं। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के शासक, जो मौर्य वंश का पहला शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, वह इस झील का निर्माण करवाता है। एक पर्वतीय नदी को काटकर, यानी पर्वतों में बहने वाली एक नदी को काटकर इस झील का निर्माण करवाता है। उसके बाद जो मौर्य वंश का एक महान शासक होता है अशोक, इस झील से अपने क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए नहरें निकलवाता है। बाद में शक राजा रुद्रदामा के समय 150 ईस्वी में इसका बांध टूट जाता है। इसी बांध की मरम्मत रुद्रदामा अपने राजकोष से करवाता है। उसके बाद 458 ईस्वी के आसपास फिर से इस झील का बांध टूट जाता है, जिसमें सौराष्ट्र के लोग काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है सौराष्ट्र के लोगों को। यानी यह झील शकों के क्षेत्र के पास थी, जहाँ पर शकों का जो क्षेत्र था सौराष्ट्र के आसपास ही था। 458 ईस्वी में इसका बांध फिर से टूट जाता है और सौराष्ट्र के लोगों को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। तब सकंद गुप्त ने इसका पुनः निर्माण करवाया। जब वह इसका निर्माण करवाता है तो उसी निर्माण के साथ उसी जगह पर विष्णु जी का एक मंदिर भी बनवाता है। तो ये था सुदर्शन झील का इतिहास, जिसे समझना भी बहुत जरूरी था। सकंद गुप्त 467 ईस्वी में राजगद्दी त्याग देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद स्कंद गुप्त के बाद जो गुप्त शासक होते हैं वो इतने शक्तिशाली शासक नहीं होते। यहीं से ही गुप्त वंश की पतन का सिलसिला शुरू हो जाता है। इनमें कई शासक आते हैं, पुरुगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय, बुद्ध गुप्त, नरसिंह गुप्त, भानुगुप्त, कुमार गुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त जो 550 ईस्वी विष्णुगुप्त जो 550 ईस्वी तक राज करता है। यही गुप्त वंश का अंतिम शासक कहलाता है। यानी इसी के आते आते, इसके काल के आते आते गुप्त वंश का संपूर्ण पतन हो जाता है। स्कंद गुप्त के बाद के राजाओं की जानकारी भी अभिलेखों और सिक्कों से प्राप्त होती है। भानुगुप्त से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जो भानुगुप्त राजा है, कि
वो एक अभिलेख बनवाता है जिसे एरण में स्थापित करवाता है, जिसे एरण अभिलेख कहा गया। इसी अभिलेख से सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है, यानी सबसे पहले सती होने का जो प्रमाण, जो सबसे पहले सती होने का जो पता चलता है वो इसी अभिलेख से ही पता चलता है इतिहासकारों को। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का कवर कर लिया गया है और हमने बड़े ही अच्छे ढंग से समझ लिया है गुप्त वंश के इतिहास को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।